हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बैंक एग्जाम में। आज की वीडियो में हम बेसल नॉर्म 2 को डिस्कस करेंगे। बेसल की हिस्ट्री, बेसल नॉर्म 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट और बेसल नॉर्म 1 की लिमिटेशन को हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, बेसल नॉर्म 2 को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक टाइमलाइन देखिए। 1988, 2004, 2007। ठीक है, ये कौन सा ईयर है जहाँ बेसल नॉर्म 1 आया था। यहाँ बेसल नॉर्म 2 रिलीज हुआ और यहाँ पे बेसल 2 इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, पर बेसल नॉर्म 2 को लाया क्यों गया? देखिए, बेसल नॉर्म 1 में कुछ लिमिटेशन थी, उनको ओवरकम करने के लिए और बैंक को और भी ज्यादा सेफ, सिक्योर, साउंड और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बेसल नॉर्म 2 को लेके आया गया। देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बताऊं कि बेसल 1 की लिमिटेशन क्या थी। देखिए, बेसल 1 क्या कहता था? बेसल 1 कहता था कि आपको 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट का मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, पर जो ये रिस्क वेटेड एसेट था, इसके लिए हम सिर्फ क्रेडिट रिस्क को एसोसिएट करके देते थे, या क्रेडिट रिस्क को ही देखते थे हम इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। पर बैंक को और भी कई रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, बेसल वन में इन दोनों रिस्क की बात नहीं की थी। इन्हीं छोटी छोटी कमियों को, इन्हीं लिमिटेशनों को दूर करने के लिए बेसल नॉर्म 2 को लेके आया गया। 2004 में रिलीज हुआ और 2007 में इम्प्लीमेंट किया गया। अभी देखिए, बेसल नॉर्म 2 में मेनली तीन पिलर थे। देखिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, देखो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसल नॉर्म 2 में भी 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ही था। पर अब जो रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट होगा, उसमें हमें ये सारे रिस्क को देखना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और अपना ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, हम इन तीनों रिस्क को देखना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क आप सभी को पता है, अगर हमने किसी को लोन दिया, उसने वो लोन वापस नहीं किया, तो लोन डिफॉल्ट होने का चांस है, जिसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क, मान लीजिए बैंक के पास कुछ डॉलर है, अचानक से डॉलर का प्राइस गिर जाता है, बैंक को नुकसान हो जाता है, मार्केट रिस्क है। मान लीजिए बैंक ने शेयर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और एकदम से उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे थे, एकदम से वो कंपनी गिर जाती है या मार्केट क्रैश हो जाती है, बैंक को लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के गिरने से बैंक का रिस्क एसोसिएट है, तो इसे ही हम मार्केट रिस्क कहते हैं। अगर हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करें, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो कस्टमर को उसे 10,000 ट्रांसफर करने थे, उसने गलती से 1 लाख रुपए डाल दिए, तो ये जो एसोसिएटेड रिस्क है, इसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। मान लीजिए कोई आईटी सर्वर आपका डाउन है या सॉफ्टवेयर आपका खराब हो गया, तो जो आपका बिजनेस उस टाइम पे रुका, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है, ये भी एक ऑपरेशनल रिस्क है। आपको साइबर थ्रेट हो सकता है, ये भी एक ऑपरेशनल रिस्क है। तो अब हमें समझ आ गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी भी 8% ऑफ RWA है, पर अब हमें तीन रिस्क को यहाँ पे दिमाग में रखना है। RWA को कैलकुलेट करते थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। अब हम दूसरे पिलर की बात करते हैं, जिसका नाम है सुपरवाइजरी रिव्यू। देखिए, सुपरवाइजरी रिव्यू जो है,
हमारे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई बैंक की बैलेंस शीट देखता है, उनके कैपिटल एडुकेसी रेशो को एसेस करता है। अगर उसमें उसे कुछ कमी लगे तो उसका कैपिटल एडुकेसी रेशो को और बढ़ाने को कह सकता है। आरबीआई बैंक का स्ट्रेस टेस्ट लेता है। देखिए स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बैंक को दी जाती है, जिसमें उन्हें बोला जाता है मान लीजिए मार्केट आज बिल्कुल क्रैश हो गया और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्या आप इस सिचुएशन को सरवाइव कर सकते हैं? आप इस सिचुएशन को सरवाइव करके बैंक को बचा सकते हैं, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं? अगर बैंक इस टेस्ट को पास कर जाता है, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को पास कर जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट पास हो जाता है। तो आरबीआई बीच बीच में बैंक का स्ट्रेस टेस्ट भी लेता है, जिससे वो एसेस करता है कि बैंक क्या सेफ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सुपरवाइजरी रिव्यू की तरह काम करता है। और अगर बात करें कि बैंक कैसे उस स्ट्रेस टेस्ट से बचेगा या अपने आप को पास करेगा, देखा जाता है कि बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, बैंक ने प्रोविजनिंग कितनी कर रखी है, अगर नुकसान हो तो उन्होंने अलग से कितना साइड में पैसा रख रखा है, बैंक क्या डिपॉजिटरों को पैसा दे पाएगी अगर एकदम से नुकसान होता है, कि लोगों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सारी चीजों को अगर बैंक पास कर लेता है तो वो स्ट्रेस टेस्ट पास कर लेता है। अब हम बात करते हैं मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन देखिए बेसिकली बैंक को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ताकि लोग एक इंफॉर्म डिसीजन ले पाए, इसलिए मार्केट डिसिप्लिन को पिलर 3 में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए मार्केट डिसिप्लिन में बैंक को बताना पड़ता है, पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना है, उनका एनपीए कितना है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं कि उनका टीयर 1 में कितना पैसा है, टीयर 2 में कितना पैसा है। ये सब चीजें बैंक को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और पिलर यही ट्रांसपेरेंसी को हम मार्केट डिसिप्लिन कहते हैं। तो अभी तक हमें समझ आ गया बेसल नॉर्म 2 में 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसल नॉर्म 1 में सिर्फ हमने क्रेडिट रिस्क को देखा था, बल्कि यहाँ पे हमने 3 पिलर इंट्रोड्यूस किए, जिसमें हमने रिस्क कैटेगरी बढ़ाई जिससे बैंक अफेक्ट होते हैं, जैसे मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को भी हमने ऐड किया। सुपरवाइजरी रिव्यू में हमने देखा कि आरबीआई कैसे सुपरवाइज कर सकता है बैंक के वर्किंग को और कैसे उन्हें और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने को कह सकता है। मार्केट डिसिप्लिन हमने देखा कि बैंक को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा ताकि जो एक ये मार्केट है ये ट्रांसपेरेंट बने, कस्टमर को पता रहे कि बैंक में क्या चल रहा है, बैंक डूब रहा है या बैंक अच्छा कर रहा है। ये सारी तीनों पिलर को बेसल नॉर्म 2 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम ये जो पीपीटी है हम इसको गो थ्रू कर लेंगे। देखिए बेसल नॉर्म गाइडलाइन देखो, बीसीबीएस ने बेसल नॉर्म को इशू किया, रिलीज 2004 में हुआ था, पर इम्प्लीमेंट 2007 में हुआ 1 जनवरी में। ठीक है, ये सेकंड सेट ऑफ रूल्स थे इंटरनेशनल बैंकिंग के, इसलिए बेसल नॉर्म 2 कहा गया है इन्हें। इसमें एम था बैंकिंग को सेफर, साउंडर और रिस्क सेंसिटिव बनाने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर रिस्क सेंसिटिव रहे, सेफ्टी एंड साउंडनेस हो बैंक में, फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिस्क असेसमेंट रहे, और बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी और मार्केट डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। ये 3 पिलर हमने जो देखा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ये मैं आपको समझा चुका हूँ, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखिए इसके की फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही है सब। रिस्क सेंसिटिव सेंसिटिव कैपिटल फ्रेमवर्क, 3 पिलर अप्रोच थी इसमें, बेटर रिस्क मैनेजमेंट करा हमने, सुपरवाइजरी फीचर भी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, मार्केट डिसिप्लिन बढ़ा, और ग्लोबली एक्सेप्टेड बैंकिंग स्टैंडर्ड, तो पूरे ग्लोब में ये सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ आई हो। तो थैंक यू। अगर वीडियो को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।